नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है शक, जिसे संदेह भी कहा जाता है। संदेह जीवन के लिए वह जहर है जो जीवन को एकदम नर्क बना देता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में हम लोगों के बीच संदेह जरूर बना रहता है, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे एक परिवार की। वह परिवार जिसकी 15 वर्ष पहले अरेंज मैरिज हुई। शादी होने के बाद पति पत्नी बड़े ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। समय गुजरने लगा कि पति, जो कि मोहन था, वह बैंक में क्लर्क था और पत्नी सुधा, जो कि हाउसवाइफ थी। पति दिन भर ऑफिस में कार्य करता था और शाम को जब परिवार के साथ होता था तो बड़े ही प्रेम भाव आपस में रहते थे। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों से भी बहुत ज़्यादा आत्मीयता रहती थी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। सुधा को लड़की का जन्म हुआ। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का भी बड़ा हो गया। समय गुजरता चला गया, पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। प्रेम की भी पराकाष्ठा थी। कोई भी एक दूसरे को, न मोहन सुधा पर कभी शक की निगाह डालता था और न ही सुधा मोहन पर। दोनों जो कुछ भी करते थे आपस में बैठकर वार्तालाप करते थे, प्रसन्न होते थे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते थे। स्थितियां उस दिन बदलीं जब एक दिन सुधा मार्केट से सब्जी लेकर वापस लौट रही थी। सुधा पैसे बचाने के चक्कर में अक्सर पैदल ही मार्केट चली जाया करती थी और वापस भी पैदल ही आती थी। वो सोचती थी जितने पैसे बच जाएंगे वह बच्चों के किसी न किसी काम में लग जाएंगे और परिवार में कितना भी पैसा आ जाए कम ही रहता है। फिर हमारी तो एक मध्यम वर्गीय फैमिली है। लेकिन उस दिन ऐसी घटना हुई कि सुधा ने देखा कि मोहन की बाइक पर पीछे एक छरहरे बदन की महिला बैठी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। साथ ही साथ उसका हाथ मोहन के कंधे पर है। अब शक का बीज सुधा के दिलो दिमाग में इस तरह से पनपने लगा कि उसे पौधा और पौधे से वृक्ष बनने में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगा। सुधा इस दृश्य को देखकर इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई कि जहाँ वो पैदल मार्केट से घर का रास्ता तय करती थी, वह पैदल न तय करके आज ऑटो से घर के लिए निकली, क्योंकि वह मोहन से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो उसे घर पर कोई नहीं मिला, लेकिन उसके मनो मस्तिष्क में लगातार वही शब्द कौंध रहे, वही दृश्य कौंध रहा था जिस दृश्य को उसने अपनी आँखों से देखा था। उसने आज किसी सुनी सुनाई बातों पर तो विश्वास किया नहीं था, जीवन में पहली बार, और वह भी ऐसा संदेह जो संदेह उसकी आँखों ने देखा था। और वो संदेह नहीं, वो सत्य घटना थी। इन सारी बातों को सोचकर लगातार परेशान होती जा रही थी।
उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, बीपी बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में वह घर के लॉन में टहलने लगी, तेज तेज चलने लगी। शरीर अनियंत्रित होता सा दिखाई पड़ रहा था, चेहरे पर पसीना स्पष्ट दिख रहा था। इसी बीच उसकी बेटी, जो कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर के लिए आई थी, जब गेट पर पहुंचती है और गेट से अंदर घुसने पर देखती है कि उसकी माँ आज कुछ ज़्यादा ही विचलित दिखाई दे रही हैं, तो वह माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है, परेशान लग रही हो? तो माँ ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। कारण ये था कि माँ ने देखा था कि बेटी के साथ उसकी सहेली भी आई हुई है, इसलिए उसने बेटी को टालते हुए घर के अंदर जाने के लिए कहा। बेटी अपने रूम में चली गई अपनी सहेली के साथ। इधर परेशान माँ खुद को व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी, खुद को सांत्वना नहीं दे पा रही थी। तभी बेटी पुनः बाहर आती है और कहती है, माँ आप मोटी ज़्यादा हो गई हो, इसी वजह से परेशान रहती हो, ये बीमारियां तो आएंगी ही, ऐसा न हो डायबिटीज़ इत्यादि की समस्या हो। सुधा ने कहा, परेशान न हो, तुम जाओ अपना काम करो, हम ठीक हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। बेटी फिर अंदर चली जाती है। माँ के दिलो दिमाग में आज बेटी का ये शब्द जो उसने कहा कि माँ तुम मोटी हो गई हो, ये आज जगह बना चुका था, क्योंकि संदेह उसके हृदय में पहले से ही बैठा हुआ था। और उसने जब ये शब्द सुना तो उसे लगा कि शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि मेरा पति, जिसे मैं पति परमेश्वर मानती हूँ, जिसके खिलाफ मैंने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है, जिसके लिए ही मैंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया है, आज वह यदि मेरे साथ बेवफाई कर रहा है तो उसका कहीं न कहीं ये कारण अवश्य रहा होगा। यही सोचते हुए, चिंतन मंथन करते हुए उसके दिमाग में निर्णय आता है और वह निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। किस निष्कर्ष पर पहुंचती है यह वह किसी को नहीं बताती है, अपने ही मन मस्तिष्क में रखती है और धीरे धीरे उसकी स्थिति नॉर्मल होने लगती है। जब स्थिति उसकी नॉर्मल होती है तो वह घर जाती है। घर जाने के बाद घर के अन्य सारे कार्य करने लगती है। घर के कार्य करते करते समय गुजरता चला जाता है। शाम के 8 बज जाते हैं और 8 बजे के करीब मोहन पुनः घर में दाखिल होता है। जब मोहन घर में आता है, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी और अपने कार्य से इतना थक चुका था कि उसे कोई सुध नहीं थी, आता है, भोजन करता है और सुधा की तरफ देखता है, लेकिन सुधा उससे कोई विशेष बात नहीं करती है, बल्कि उसको सब कुछ नॉर्मल दिखाती है, जिससे मोहन कुछ समझ नहीं पाता है और जाता है अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इधर सुधा के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ उसी को पता था। सुधा नेट पर योगासन सर्च कर रही थी। सर्च करते करते कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह 4 बजे अलार्म उसने पहले ही लगा दिया था। सुबह 4 बजे उठकर वह योगासन करने लगी। योगासन में कई तरह के प्राणायाम इत्यादि के साथ साथ कई कठिन योगासन भी करने लगी, जबकि इससे पहले उसने कभी भी कोई योगासन नहीं किया था। दोस्तों, जब हम कोई काम पहले नहीं करते हैं और एकदम से कोई काम की अति कर देते हैं तो हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, ऊतक हैं, ये सारे दिक्कत करने लगते हैं, इनमें दर्द होने लगती है, क्योंकि ये टूटते हैं तभी तो नई मसल्स का निर्माण होता है। स्थिति आज सुधा की भी वैसी ही बनी जा रही थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उसका बीपी बढ़ रहा था, क्योंकि उसने लगातार 3 से 4 घंटे तक वर्जिश की थी। जब उसकी स्थिति परिवार के अन्य सदस्यों, मोहन और उसकी बेटी इत्यादि ने देखी तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी ज़्यादा वर्जिश करने की वजह से ये दिक्कत हुई है, इनका बीपी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है
अब सारे परिवार के लोग उसको उलाहना दे रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आवश्यकता थी इतनी वर्जिश करने की। लेकिन सुधा के मुंह से क्या ये शब्द निकल सकते थे कि इस वर्जिश का जिम्मेदार उसका स्वयं का पति है, जो कि उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सुधा एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। परिवार के जितने भी सदस्य थे, साथ ही साथ नाते रिश्तेदार, सभी उसको लगातार उलाहना दे रहे थे उसकी अधिक वर्जिश को। खैर, समय पर मोहन अपने ऑफिस चला गया और ऑफिस से शाम को वापस आया। तब भी सुधा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसका बीपी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, बल्कि वह पहले से भी थोड़ा सीरियस ही था। मोहन ने देखा कि सुधा को बुखार बहुत तेज़ है। मोहन ने सुधा से कहा, कैसी तबीयत है? सुधा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ऐसी स्थिति देखकर भी मोहन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मोहन एक परिपक्व व्यक्ति हो चुका था। वो जानता था कि परिवार में हो सकता है कोई समस्या हो या क्या स्थिति रही है। अगर सुधा ने ऐसा किया है तो कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, और अभी उस कारण का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर सम टाइम उससे कुछ न कुछ बात की जाएगी और उसका निदान किया जाएगा। वह पास में ही बैठकर सुधा के मस्तक पर पानी से भीगी हुई पट्टियाँ डालता रहा। पट्टियाँ डालते डालते सारी रात निकल गई। सुधा का बीपी फिर भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। सुबह जब डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने देखा कि बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा, देखो मेडिसिन चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। खैर, उसी समय उस महिला का आगमन होता है जिस महिला को सुधा ने मोहन के पीछे बैठे हुए और उसके कंधे पर हाथ रखे हुए देखा था। ज्यों ही वो महिला आती है बेड के पास, तो सुधा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। मोहन उस महिला का सुधा से परिचय करवाते हुए कहता है कि सुधा, देखो, ये अर्चना दीदी हैं। कई बार अपने बीच इनका जिक्र हुआ करता था और अब इनका ट्रांसफ़र अपने ही शहर और हमारे ही ऑफिस में हो गया है। कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है और इनको पास की ही कॉलोनी में कंपार्टमेंट बुक करवा दिया है। इन्होंने डिनर हम लोगों को चाय पर बुलाया था, लेकिन सुबह हम चाय पर चलते उससे पहले ही आपकी तबीयत ख़राब हो गई। इस वजह से हम इनके यहाँ नहीं पहुँच सके। ऐसी स्थिति को देखकर सुधा अंतर मन में ही इतना टूट चुकी थी। उसने कहा, ये हमारा संदेह ही था कि मैंने अपने एक सच्चे और सीधे साधे पति पर संदेह किया, हमें नहीं करना चाहिए था। आज सुधा अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उनके साथ बैठी। खैर, उसको सुकून मिल रहा था, क्योंकि जो संदेह उसके हृदय में पल रहा था वो संदेह अब दूर हो चुका था। और जब संदेह दूर हो जाता है तो शरीर स्वाभाविक निरोग होने लगता है, और यही स्थिति सुधा की थी। कुछ ही घंटों के बाद सुधा का स्वास्थ्य सामान्य हो गया और डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। आज सुधा ये नहीं सोच पा रही थी कि क्या स्थितियाँ बनती हैं जिससे बने बनाए परिवार खंडित हो जाते हैं। हम क्यों दूसरों पर संदेह करते हैं, हम क्यों सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। यदि मैंने संदेह किया तो मेरी ये स्थिति हो गई, और यदि मेरे पति ने भी मुझ पर संदेह किया होता तो उनकी स्थिति कैसी होती। और संदेह के द्वारा जो हमारे परिवार का, हमारे अपनों का, हमारे स्वास्थ्य का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने से पहले हमें संदेह करने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति पर संदेह कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में संदेह के लायक है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हम सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, और बल्कि आँखों से जो देखते हैं वह भी सच नहीं होता है, और हम उसी पर विश्वास करके अपने किसी परिचित या अपने ही सदस्य के ऊपर हम अविश्वास करने लगते हैं, और इससे हमारा समाज भी विखंडित होता है, साथ ही साथ
हमारे समाज का भविष्य भी दूषित होने लगता है। हम लोगों को चाहिए कि यदि हमें किसी न किसी तरह का कोई संदेह हमारी पारिवारिक लाइफ में आता है, तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें उस संदेह से दोनों को मिल बैठ करके वार्तालाप करते हुए निकलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों। इसी कहानी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, ऐसी ही मोरल कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अन्य मित्रों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर भी संदेह की यह दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति न पैदा हो और हमारा समाज उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत।